नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आरंभ वनडे एग्जाम होगा। जो वनडे एग्जाम के लिए जो भी जीएस के क्वेश्चंस होंगे उसे हम पूरा करवाएंगे। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम उसे इस चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दरोगा की और उससे रिलेटेड जो भी बिहार एसएससी द्वारा एग्जाम हैंडल किया गया है उसका पैटर्न को समझेंगे और इतिहास के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा लेकिन इसमें हम डिस्क्रिप्शन के साथ जाएंगे, बहुत ही ब्रॉडली तो नहीं लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ताकि हम क्वेश्चन को भी जल्दी कर पाएँ और आपको थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर आज बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले उसके कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड को पकड़ने का क्या फायदा है? कीवर्ड को पकड़ने का फायदा यह है कि आपका एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो उसकी गलती करने की संभावना को बहुत हद तक आप कम कर देते हैं। तो इसी तरह से कीवर्ड पकड़िए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसमें देखिए कीवर्ड आपको कितने सारे मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो सबसे पहले क्या है इसमें, पार्टी या संगठन एक हो गया। दूसरा क्या है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित लेकिन नहीं। ठीक है, इसमें नहीं किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक देखिए, ये है 23 जुलाई 1955 को दत्तोपंत जी ने क्या क्या इसका स्थापना किया था। ये क्या है? ये वास्तव में एक मजदूर संघ है। ये कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं बनाया गया था, ये मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिए, मजदूरों द्वारा संचालित संघ था। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी की जो संगठन है वो सारा का कौन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कौन कौन से बुक लिखे हैं, कौन से संगठन बनाए हैं, वो सारा हम एक टॉपिक पे कवर करेंगे। उस दिन गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर साहब, इन लोगों ने जो जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने जो जो अच्छे काम किए हैं, जैसा भी काम किया, उनके बारे में चर्चा एक क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था? ये समझना होगा कि परमाणु आपदा, देखिए परमाणु बम जो बना जाते हैं एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से होता है। संलयन जब होता है तो उसमें दो चीजें अलग नहीं होती, जुड़ते जाती है। लेकिन विखंडन में क्या होता है, दोनों अलग होते हैं। और वही ये परमाणु आपदा जो आया था वो विखंडन पर आधारित था। किस पे आधारित था? विखंडन पर आधारित था। अब देखिए, कोई भी परमाणु आपदा अगर आया है या परमाणु विस्फोट अगर किया गया है तो पहला देश कौन था? वो यूएस था। तो जो यूएसए था, समझिए यूएसए ने पहले टेस्ट किया। कब किया? 16 जुलाई 1945 को वो परमाणु बम का टेस्ट करता है। ठीक है, फिर आगे आता है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ये दो डेट ऐसा है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका द्वारा जापान पर 2 बम विस्फोट किया जाता है। जो 2 स्थान कौन सा है? पहला का स्थान है हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। देखिए ये 9 से पकड़िए, ये 9 जो है, ये 9 को साथ में पकड़िए, न से 9, न से नागासाकी, तो डेट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये किस पे कौन पहले गिराया गया था? क्वेश्चन यही आते हैं कि नागासाकी पर कब गिराया गया था, हिरोशिमा पर कब गिराया गया था। तो ये दिमाग रखना, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन ध्यान रहे कि परमाणु हमला किसी देश के लिए, मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए ये जो हुआ था ये बिल्कुल भी मानवता के लिए सही नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या था? 6 अगस्त था। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था?
देखिए किताबुल हिंद जो पुस्तक है इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, देखिए तहकीक हिंद है, भारत की खोज। अब इनका इसका तो लिखा था अरबी लैंग्वेज में, कौन सा था, अरबी भाषा में था। अब इसको ध्यान रखिए, इसको हिंदी में कौन लिखा और इंग्लिश में कौन लिखा। ठीक है, इंग्लिश में लिखे थे साचाओ और हिंदी में रजनीकांत शर्मा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि तहकीक हिंद को हिंदी में कौन अनुवाद किया था, अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया था, और तहकीक हिंद कौन सी भाषा में थी। ठीक है, इस चीज को समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया है, ना कि भारत में ना जापान में। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? अब देखिए फ्रंटियर गांधी को सबसे पहले समझिए कि खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? देखिए इनको सीमांत गांधी बोला जाता है, इनको लाल कुर्ती संगठन का संस्थापक माना जाता है, खुदाई खिदमतकार, गार संगठन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब इनको देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती संगठन, खुदाई खिदमतकार। सीमांत गांधी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी तरह से अहिंसा के समर्थक थे, साथ ही साथ ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे हमेशा। ठीक है, ये कभी भी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? हमने बोला था की पॉइंट पकड़ना है आपको, पिछले क्लास में हमने इस पे बात किया था, फिर भी मैं इसको शॉर्टकट में जाके इस बार बताता हूं ताकि अगर कोई नए लोग देख रहे हैं तो इसको समझ लेंगे। बंगाल विभाजन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, की पॉइंट हमने पकड़ लिया, अब मुझे इस पे नहीं जाना है, मैं बाद में जाऊंगा। पहले समझना है क्या कि विभाजन कब हुआ था। तो सबसे पहली बात कि इसको विभाजन, अगर ऐसा करिए विभाजन लिख लीजिए, ऐसा करिए और फिर एक लाइन लें। देखिए विभाजन की घोषणा कब हुआ, इसका प्रभाव में आंदोलन कौन सा हुआ, सम्राट की स्वीकृति कब मिला, लागू कब हुआ विभाजन। ठीक है, सबसे पहले ये भी समझिए कि बंगाल विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बंगाल मूलतः राष्ट्रवाद का केंद्र था, वहीं से सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबक बन रहा था, वहीं के लोग क्रांतिकारी, वहाँ के जो उदारवादी हैं, सब लोग अंग्रेजों के लिए सही साबित नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस यूनिटी को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बना दिया। ठीक है, इसी तरह से बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905। इसका प्रभाव क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, सम्राट की स्वीकृति कब मिली? सितंबर 1905। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905।
रद्द कब हुआ? क्वेश्चन तो यही है। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना, देखिए अब कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। अभी मैं और बात करूंगा इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। रद्द हुआ कब? 1911 में। क्या था? दिल्ली दरबार, ठीक है। विभाजन 1911 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अब देखिए विभाजन इस समय जब रद्द हो रहा था तो इस समय कौन था वायसराय? यही हार्डिंग 2 था, ध्यान रखिए। हार्डिंग 1 नहीं, हार्डिंग 2, ये ध्यान रखना। तो हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं, आप देखिए कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय कर्जन था वहां का वायसराय। घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905। प्रभाव स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को हुआ, जिसको बंगभंग आंदोलन भी बोलते हैं। सम्राट की स्वीकृति विभाजन कब मिल गई? सितंबर 1905 में। लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, ठीक है। अब रद्द 1911 में जब दिल्ली दरबार था उस समय हुआ था, ठीक है। रद्द करने के समय में कौन था वायसराय? उसमें हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत की पहचान करिए। देखिए ये जो चीज दिया गया है, ये जो चीज है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, गलत की पहचान करना है, कीवर्ड हमेशा पकड़ना है। देखिए ऋग्वैदिक काल में आप पढ़े होंगे, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त में क्या है? 4 आश्रमों की बात की गई है। ऋग्वेद 10वां मंडल। देखिए एकदम अगर सही तरीके से क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीज कहानी बना के बढ़िए तो सारा याद होगा। 10वां मंडल, इसमें किसकी बात हुई? पुरुष सूक्त की बात हुई। पुरुष सूक्त से क्या तात्पर्य है? इसमें 4 आश्रम की बात हुई। 4 आश्रम क्या है? देखिए कहा गया 4 आश्रम के तहत 4 वर्ण, चतुष्वर्ण। इसमें क्या होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा क्या है? क्षत्रिय। तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब समझिए इसमें है क्या, बात क्या है। ब्राह्मण। अब इसमें कहा गया कि ये चारों जो वर्ण है, इसको ब्रह्मा जी के मुख से हुआ। इनका उत्पत्ति कैसा हुआ? ब्रह्मा जी हैं, इनके मुख से हुआ। ये किससे हुआ? मुख। इनका कैसे हुआ? ब्रह्मा जी का मुख से। क्षत्रिय हुआ जो बाजू से, बाजू जो उनका जो बाह है, इससे हुआ था उनका जन्म। वैश्य का बोला जाता है कि इनका पेट से हुआ था, ठीक है। ये जंघा से। ये संकल्पना ऐसे था। अब इसमें क्या हुआ? 4 आश्रम की जो बात हुई, 4 आश्रम तो ये है, इसमें 4 वर्ण की भी बात हुई। तो हमने 4 वर्ण इधर बता दिया और 4 आश्रम का संकल्पना जो ये था। इसको 4 आश्रम प्लस वर्ण कर लीजिए। 4 आश्रम ऊपर। इसमें क्या हुआ? ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य में 0 से 25 साल, जब आप जन्म लेते हैं जन्म से लेकर 25 साल तक को माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का। इसमें आप अपने को डेवलप करते हैं, अपने विचार को अच्छा विकसित करते हैं और सही रास्ते पे सोचते हैं, इसीलिए है ब्रह्मचर्य। इसके बाद क्या होता है, गृहस्थ जीवन में आप पारिवारिक जीवन जीते हैं, उसमें पारिवारिक जीवन का अनुभव लेते हैं, ये भी सही है। वानप्रस्थ जो है ये जो है ये गलत है। एक्चुअली ये देखिएगा 29 से 36 वर्ष जो दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इसी समय भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में मग्न थे। 1929 में निकले थे और फिर 36 तक वो तपस्या किए थे। इसका एक्चुअली जो कार्य है, इसका जो समय है ये है 50 के बाद 50 से 75 वर्ष, और ये भी सही है। अब क्वेश्चन इसमें क्या आपको समझ में आया? सबसे पहली बात, अगर 4 आश्रम में 4 वर्ण की बात करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, जहां 4 आश्रम 4 वर्ण की बात की गई है। तो आपको यहीं से ध्यान में रखना है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हमने बार बार बोला है कि हमें कीवर्ड पर चलना है। कीवर्ड पर चलने का फायदा है, हमें क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था ले लिया। लेकिन हम सिर्फ रैयतवाड़ी व्यवस्था को नहीं समझेंगे। रैयतवाड़ी जितने तरह के भू राजस्व प्रणालियां उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अपनाई जा रही थी, हम उसको देखेंगे, और किस तरह से शोषणकारी व्यवस्था समाज में था, भारत में था, उसको देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करते, पहले हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं टेबल। बहुत आसान से टेबल बनते हैं, आप भी कोशिश करिए ऐसा ही बनाने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये ले लिया, फिर इसमें क्या हमने लिखा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें हमने लिख लिया जमींदारी व्यवस्था, इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए ये 3 है। अब इसमें जो जो पॉइंट जो दे रहा हूं मैं, उसको आप हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। पहले होता है किसका, योजनाकार कौन था, योजनाकार कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में 2 लगते हैं, अलेक्जेंडर चलिए रीड, और कौन थे, टॉमस मुनरो। ये कितने एरिया पर था? ये 50% एरिया पर था ना। मैं ऐसे ही ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो सिर्फ देखेंगे तो एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज होंगे। इसको 1-2 बार बनाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, योजनाकार हो गए, क्षेत्र हो गया। अब इसमें समझौता किससे था? समझौता किससे था? तो ऐसा देखते हैं, समझौता, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज या उस समय का जो प्रशासक थे वो अंग्रेज होते थे। अंग्रेज जो है किसान से डायरेक्ट ये समझौता करते थे और एक टैक्स तय कर लेते थे, भू राजस्व की दर तय कर लेते थे और समय से अंग्रेजों को चुकाते थे। ठीक है, तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसके बीच में होता था? मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रैयत, जमींदारी व्यवस्था, इसको देखिए कई नामों से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको, आप पढ़े होंगे, परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो जन्मदाता है इसका, देखिए आर्किटेक्ट तो जॉन सोर था, लेकिन एक किसके समय में लागू हुआ? कर्नवालिस के समय में। सत्रह से 93 तक समय था इसका। ठीक है, ये कितने क्षेत्रों पर था?
ये आपका 19% क्षेत्र पर था। ठीक है, अब ये देखिए ये किसके बीच में था। अब समझिए जमींदारी व्यवस्था में क्या था, इसको जमींदारी व्यवस्था इसलिए बोला गया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि समाज के कुछ जमींदार को उन्होंने समझौते के लिए बुलाया और उनसे तय किया कि इतने क्षेत्र पे मुझे इतना टैक्स चाहिए। एक कोई टैक्स निश्चित कर लिया जाता था, जमींदार उससे अगर रेडी हो जाते थे तो क्या होता था कि उस टैक्स का 10वां भाग का एक हिस्सा जमींदार रखते थे और बाकी हिस्सा अंग्रेज को मिलता था। लेकिन यहां पर इस समझौते में यह तय नहीं हुआ था कि जमींदार किसानों से कितना टैक्स लेगा। यह तय हो चुका था कि अंग्रेज कितना टैक्स देंगे, जमींदार कितना टैक्स देंगे अंग्रेज को, और इसी का फायदा जमींदारों ने भरपूर उठाया और किसानों का शोषण उन्होंने स्टार्ट किया। और जो लगान की व्यवस्था थी इतनी शोषणकारी थी कि कई किसान अपने जमीन से बेदखल हो गए इस राजस्व को चुकाने के लिए। ठीक है, तो इसमें किसके किसके बीच में था, जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, महालवाड़ी, ये मैकेंजी, इसको हॉल्ट मैकेंजी बोलिए। ठीक है, इन्होंने इस व्यवस्था को लागू करवाया था। ये कितने क्षेत्रों पर था, 31%। ये किसके बीच में था, महालवाड़ी से तात्पर्य होता है कि एक गांव का, जैसे पंचायत, एक गांव में एक मुखिया होता है, तो उसी तरह से उस गांव के मुखिया से तय कर लिया जाता था कि मुझे इस गांव से इतना टैक्स चाहिए, और वो तय होता था कि लोग, और फिर वो मुखिया अपने गांव के लोगों की जमीन के अनुसार एक भूमि की दर राजस्व तय करते थे और फिर कलेक्ट करके वो अंग्रेजों को दिया जाता था। तो इसी को महालवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। तो देखिए ये कब आया था, ये कब आया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792, ये आया था 1793, ये 1822। ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बीच में था, ये मुखिया और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इतना चीजों को आपको ध्यान रखना। इस टेबल को आप बनाइए, टेबल को बना के आप प्रैक्टिस करिए। अगर 3-4 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के पहले तो जरूर बना के जाइए एक बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में भी किया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है, आप आराम से बता लोगे। लेकिन अगर कुछ नए बच्चे आए हैं तो मैं उनके लिए इसे बता रहा हूं। ठीक है, सिख गुरु गुरुमुखी लिपि शुरुआत की बात कर रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, शुरुआत से तात्पर्य आप यहां नहीं चले जाइएगा कि आपको जो किया जा रहा है, आपको जो ऐसा है कि हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए कोई भी क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में किया था। अब इसमें सिख गुरु गुरुमुखी लिपि, अब इस समझना पड़ेगा कि हमने पहले सिख संप्रदाय की अगर बात करेंगे तो इसका स्थापना कौन किया था, सिख संप्रदाय की गुरु नानक जी ने। अब इन्हीं ने क्या किया था, लंगर व्यवस्था को स्थापित किया था। लंगर व्यवस्था के तहत ही संगत और पंगत व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इतना तो आप ये समझ लीजिए पहले कि सिख संप्रदाय में क्या हुआ, गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी, लंगर व्यवस्था, संगत, पंगत। अब गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, ये सारा डिटेल हम सिख संप्रदाय वाले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर चलते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या करना, निम्नलिखित में से किस गुरु ने, अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे ये समझना है कि कौन ने दिया है। तो सबसे पहले गुरु नानक, हम सिर्फ याद करने के लिए करवा रहा हूं। उनके बाद अंगद आ जाइए, इनको लहना भी बोलते थे बचपन में। ठीक है, अब अंगद ने ही क्या किया था, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। और इससे ज्यादा अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 गुरु को और आपको याद रखना है।
अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया था? सबसे पहले हरमंदिर साहब का, हरमंदिर साहब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसकी स्थापना की थी। दूसरी बात कि इनको फांसी दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, सॉरी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अब ऐसे ही एक आपको रखना है गुरु तेग बहादुर का नाम। ये इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए इनको फांसी दे दिया। कौन? औरंगजेब ने। ये तो ध्यान रखना ही है आपको, और कंफ्यूजन होगा आपको कि अब फांसी कौन किसको दिया था। तो गुरु तेग बहादुर, तो ये देखिएगा तेग को पकड़ेगा, ये जो तेग है ना, ये तेग का ग पकड़िए, औरंगजेब जो बोलते हैं, तो इसका ऐसे कर लीजिए, ये दोनों पकड़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि दोनों गा औरंगजेब तेग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया कि इसका आंसर गुरु अंगद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? सर्वोदय से मतलब होता है सबका उदय, और सबका उदय का मतलब ये चाहते थे कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच हो, सबका विकास हो। जो आज हम समावेशी विकास की बात करते हैं वो वस्तुतः सर्वोदय ही है। इसी तरह से सर्वोदय की संकल्पना लोकनायक ने दिया था। लोकनायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अब यहां पर 2-3 नाम मैं दे रहा हूं जिनका क्वेश्चन बिहार में ज्यादातर आते हैं, तो एक याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया हो गए, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। अभी 3 का ले रहे हैं, अगला में और बढ़ाते जाएंगे। राम मनोहर लोहिया को बोला जाता था जननायक। आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था। अब बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो जन्म हुई थी 1902 में हुई थी, 79 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। जेपी आंदोलन भी आपको याद होना चाहिए कि इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन की मृत्यु कहां हुई थी? ठीक है, कीवर्ड क्या है? जैन धर्म अंतिम तीर्थंकर किसका? महावीर जैन का। और मृत्यु, सबसे पहले जैन धर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आना चाहिए? ऋषभ देव, अजीत नाथ और संभवनाथ। ये कौन है? फर्स्ट 3 है, 1 2 3, ये तीनों को ध्यान रखना है। साण है, इनका संभवनाथ का हाथी। अक्सर क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, और अंतिम का ध्यान रखना है। 23वां नंबर पे कौन है? पार्श्वनाथ, इनका सर्प है। चौथे क्या है 24 में? महावीर जैन। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था, यहां क्या हुआ? कुंडग्राम में जन्म हुआ। मृत्यु क्या हुआ? पावापुरी में।
ये कहाँ है? वैशाली। मृत्यु कहाँ हुआ था? नालंदा जिला में, बिहार का। ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी तो हमने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल में तो हम जब टॉपिक की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। इतना से आप बेसिक नॉलेज आप बना लीजिए, ठीक है। बिंबिसार किस वंश से था? अब बिंबिसार का वंश पूछ रहा है, बिंबिसार। अब बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से थे। एक दो चीजें जान लेते हैं। बिंबिसार अजात शत्रु, उदयन, ठीक है। बिंबिसार और इसका राजधानी क्या था? राजगीर। इन्होंने क्या किया? बदल दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। तो यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र राजगीर से लेके आया था? तो उदयन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो पहले क्या है? प्रार्थना समाज। अब मांग नहीं, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867। किसके द्वारा? आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। प्रेरणा कौन थे? इसके प्रेरणा स्रोत किसके प्रेरणा से किए थे? केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किए थे। ये वही केशव चंद्र सेन है जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह अधेड़ उनके व्यक्ति से कर दिया था, जिसके बाद इनका विरोध हुआ था, ठीक है। अब 1869 में, 1869 इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और एमजी रनाड़े, एमजी रनाड़े इस प्रार्थना समाज से जुड़े 1869 में, ठीक है। इसमें क्या था? प्रार्थना समाज क्या है? समाज सुधार का एक तत्व है। समाज सुधार में प्रार्थना समाज ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसने क्या किया है? जो समाज में पिछड़ा वर्ग थे, पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य जो पिछड़े हुए थे, चाहे वो महिला हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके उद्धार की बात करते थे। और उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़की के विवाह में आयु में वृद्धि के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अस्पृश्यता इनकी मांग का पॉइंट नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान ख्वारिज्म का एक शासक था, जलालुद्दीन। वो चंगेज खान से झगड़ा हुआ, लेकिन उसने क्या किया? चंगेज खान से बचने के लिए वो इल्तुतमिश के पास आया, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? उसे अपना पनाह देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश बिल्कुल नहीं चाहता था चंगेज खान से किसी भी तरह का लड़ाई हो या युद्ध हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चंगेज खान का ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन, व्यक्ति का नाम रखिए। जलालुद्दीन को पनाह नहीं दिया, किसने? इसने, इल्तुतमिश ने। इसलिए चंगेज खान और इल्तुतमिश के बीच में कुछ बड़ा घटना नहीं घटता है, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जल्दी से जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता प्रथा, तुर्काने चलगानी, मुद्रा क्या था? दो तरह का, जीतल और टंका। जीतल क्या था? जीतल तांबा का था, और टंका क्या था? चांदी था। एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, तो उसकी 2 ही मंजिल बनाई थी, लेकिन ऊपर की मंजिल को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने।
कुतुब मीनार को भी इससे बनवाया था। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने इतनी चीजों को याद किया था। इनको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है, गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर नष्ट किसने किया? अब देखिए, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने क्या किया था? 1025 में ईस्वी में हमला करता है। शासक कौन है? सोमनाथ क्षेत्र में भीमवन। ध्यान रखिए, 1025 में महमूद गजनी क्या करता है? सोमनाथ को लूट लेता है। लूट लेता है लगभग कितना? 20 लाख दिनार। 20 लाख दिनार लूट के ले जाता है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, लेकिन जब ये लौटता है तो उसी समय कुछ जाट लोग इससे भी कुछ धन लूट लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर को 1025 में महमूद गजनी ने लूटा था। ठीक है, या यूं कहीं के नष्ट किया था। तो यहां पर आप गजनी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था? ठीक है, तो की पॉइंट क्या है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने। ठीक है, यही है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, सती प्रथा का निर्मूलन किया था। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को उन्मूलन में और इसके लिए एक्ट बनवाने में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि राजा सती प्रथा को किस व्यक्ति के सहयोग से इस एक्ट को पारित करवाने में भूमिका रही। ठीक है, तो देखिएगा, राजा राम मोहन राय एक नाम प्लस विलियम बेंटिंक था। बेंटिंक। अब क्या हुआ? ये एक्ट बना कब? 1929 में एक्ट बना। इसी का धारा कितना है? धारा 17 के तहत सती प्रथा क्या हुआ? अवैध। ठीक है, विलियम बेंटिंक की एक और कार्य है, इन्होंने ठगी प्रथा को भी खत्म किया था स्लीमन के सहयोग से। ठीक है, इतने चीजें इनके बारे में काफी है। अगला देखते हैं, इनमें से किसने आनंद मठ को लिखा था? आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये ध्यान रखिएगा, इसी में सन्यासी विद्रोह की बात है और वंदे मातरम यहीं से आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी और नरमपंथी दल कब अलग हुए? ठीक है, मैं बता दूं कि 1985 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय से लेकर 1900 ईस्वी तक अनुनय विनय की नीति चलती रही। अनुनय विनय की नीति से तात्पर्य यह है, अनुनय विनय की नीति से तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेजों से, या यूं कहें कि कांग्रेस अंग्रेजों से कुछ वैसा पंगा नहीं लेना चाहता था, वैसा कोई विरोध नहीं करना चाहता था जिससे अंग्रेज दुखी हो या उनसे नाखुश हो। बस वो चाहते थे कि हम अपनी शिकायतों को पत्र पे लिख के दें और उस पर जो एक्शन लेना रहेगा अंग्रेज लेंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जिसको बाल पाल लाल बोला जाता है, इन्होंने क्या किया? इनको गर्म दल के तहत रखा गया।
लाला लाजपत राय का नाम सुना होंगे आपने। वो सब गर्म दल के लोग थे। ये चाहते थे कि देखिए, अगर ये लोग सीधे अनुनय विनय से नहीं सुनते हैं तो हमें इनके विरुद्ध आवाज उठाना होगा, हम लोग को सड़कों पर उतरना होगा, इनके विरुद्ध आवाज अपनी बुलंद करनी होगी। लेकिन नरम दल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी का नीति था कि 1907 में जब सूरत में अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, इसके रास बिहारी बोस ने इसका किया था, अध्यक्ष था। इसी समय क्या हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गया, ठीक है, गर्म दल और नरम दल। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस जब बटा था उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में बोल रहा है, ठीक है, लंदन में 1905। देखिए इनका जो आंसर है श्याम कृष्ण वर्मा है। ये होम रूल सोसाइटी जो है, भारत में भी होम रूल यूं कहें कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भी इसकी स्थापना की थी। अब इसकी संकल्पना समझते हैं पहले। श्याम कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, ठीक है, और उन्होंने लंदन में रह के इस तरह की सोसाइटी की स्थापना किया और भारत के लोगों में, भारत के क्रांतिकारियों में एक मोटिवेशन और उनको जज्बा भरने के काम करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है श्याम कृष्ण वर्मा। अब इंडिया में जो गठन हुआ था होम रूल, दो हुआ था, एक तिलक के नेतृत्व में, एक एनी बेसेंट, ठीक है। इनका पहले हुआ था अप्रैल 1916 और ये हुआ था सितंबर 1916, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखिए, हम लोग आएंगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ठीक है, देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके अगले साल दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी से संबंध में ये आंसर तो इनका दादा भाई नौरोजी है। अब इनके संबंध में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये कांग्रेस की 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अध्यक्षता कब कब? 1886, 1893, 1906, ठीक है। 1906 में हुआ क्या था? 1906 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द को प्रयोग किया गया था, स्वदेशी की बात की गई थी, ठीक है, यही समय था। और स्वदेशी का सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र बहिष्कार की संकल्पना को सामने लाए थे पहली बार, ठीक है। और इसी समय आप देखेंगे कि जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसी समय हम बहिष्कार भी कर रहे थे, ठीक है। इतना चीजें को आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया, अन ब्रिटिश इन्होंने जो पुस्तक लिखा था अन ब्रिटिश अन ब्रिटिश, ये क्या था, हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए इससे संबंधित क्या आता है, कई बार पूछा था कि इसका एक कब लिखा गया था, तो 1901 में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। और देखिए कहते हैं कि धन दोहन का सिद्धांत, इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 लोग थे, नौरोजी,
क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए तीनों नाम मैं लिख रहा हूं। नौरोजी, दिनसा वाचा और दत्त, ये तीनों का नाम याद रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, महान बहुब्रीद पुरुष इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार किस वंश के थे? देखिए अभी पिछला क्वेश्चन में ये आ गया था, हमने लिख दिया था, ये दोबारा आ गया है, तो हमने इसका आंसर बता रखा, तो आप पीछे का क्वेश्चन देख लीजिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया। उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तनम भी बोलते हैं, ठीक है। मृत्यु कहां हुई थी? मृत्यु कहां हुई थी? मल्ल के यहां खाने से हुई थी। क्या हुआ था? डायबिटीज हो जाता है, जिसको शुगर बोलते हैं, उसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो मैंने बताया सारनाथ या ऋषि पत्तनम, ठीक है। तो यहां सारनाथ आंसर होगा। रज्मनामा एक किसका है? महाभारत का। इसको किसने लिखा था? फैजी ने, ठीक है, फारसी अनुवाद। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? देखिए 1632 में इसका आंसर है, ठीक है। इसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह जो व्यक्ति है, अब्दुल्ला कुतुब शाह नवाब था, ठीक है। इसने क्या किया? 500 पैगोड़ा लेकर बंदरगाह का यूज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और बहुत ही गलत तरीके से नकली कथें फरमान बना बनाकर दूसरे स्थानीय लोगों को बेच देता था, जिससे वहां की सरकार को बहुत नुकसान होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ? इसका आंसर शाहजहां है, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? गोवा पर अधिकार, अब आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा आ चुका था, ठीक है। 1510 में गोवा पर अधिकार करता है, फिर 1511 और 1515 ये मलक्का की संधि को करता है। मलक्का जो स्टेट है उस पर अपना अधिकार जमाता है, और फिर 1515 में हरमुज संधि पर। कहने का मतलब क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने लेके आया था, और वो समुद्र में अपना राज पुर्तगालियों ने स्थापित कर रखा था। जो भी जहाज आता था उससे टैक्स वसूलता था, और इसी तरह से इस तरह के अधिकार वो अल्बुकर्क ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये अधिकार अल्बुकर्क ने किया था, क्योंकि 1509 में अल्बुकर्क वायसराय बन के आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? देखिए ये एकमात्र है यंग इंडिया, बाकी गांधी जी द्वारा नहीं लिखा गया। गांधी जी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं
वो ऐसे ही नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए एक अलग क्लास जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखिए WC बनर्जी। WC बनर्जी को ऐसे भी याद रखिए कि इन्होंने भी अमेरिका के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। अमेरिका सॉरी इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन हार गए। लेकिन नौरोजी लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, जीता हाउस ऑफ कॉमन्स का। ये कहां से था? फिन्सबरी से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। WC बनर्जी, तो इनका आंसर ये हो जाएगा। देखिए तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। गोखले, नौरोजी के बारे में बता दिया हूं मैं, 1886, 93 और 1906 में 3 बार किया था इन्होंने। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? देखो 32 नहीं 33 कर दीजिए, ठीक है। रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था, ठीक है। एक अलग राष्ट्र की मांग इकबाल ने इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में किया था, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले योग रहमत अली ने किया था। नाउ एंड नेवर पंपलेट था, उसी में इस शब्द को प्रयोग किया था इसने, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, ये देखिए 4 शेर है, जो देखे होंगे कि संसद भवन के ऊपर में है, तो एक इधर एक सामने एक पीछे का हमें दिखता नहीं है, तो उसमें 4 शेर है, ठीक है। 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए सबसे पहले समझना होगा कि स्वराज पार्टी के गठन की जरूरत क्यों पड़ी। 1921 में असहयोग आंदोलन फेल हो चुका था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुई, उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। वापस लेने के बाद जो नरम दिल के लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, इन लोगों का विचार था कि अब हम लोग जो अंग्रेजों की हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, तो हम परिषद के अंदर में जाकर उनके कार्यों में बाधा देंगे ताकि वो हमारी बातों को सुने। लेकिन कुछ सदस्य जो उदारवादी दल के थे इसको मानने से इनकार कर दिए। इसीलिए मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया। ये अध्यक्ष बने और ये सचिव बने थे, मोतीलाल नेहरू। CR दास अध्यक्ष, सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इतना ही दिमाग में रखना है। और ये चुनाव जीते भी, और चुनाव जीते तो विट्ठल भाई पटेल परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे, जब भगत सिंह ने क्या किया था? जब बम विस्फोट सदन में किया था, ठीक है। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपया है। इस तरह के देखिए 1-2 क्वेश्चन इसलिए ऐसा मैं डाल दिया हूं जानबूझ के, ताकि इतिहास से थोड़ा सा माइंड इधर भी हो तो आप वहां पर अपने आप को ले जा पाते हैं या नहीं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए। मुद्रा, राजधानी अक्सर पूछा जाता है, और एक खेल से संबंधित, उससे कौन से खेल से संबंधित शब्द है उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इतिहास के साथ कुछ प्रश्न को भी लेके आए हैं करंट नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज का एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन क्वेश्चन हमने यहीं पर रखा है कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम कब मनाया गया? देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद पूछ रहा है, पूर्ण स्वराज अधिवेशन के समय नहीं पूछ रहा है, बाद पूछ रहा है कब मनाया गया। तो देखिए हम क्या थे, हम तो 29 में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे, लेकिन एक इसके बाद कब मनाया गया था? हम 26 जनवरी 1930 को मनाए थे, ठीक है। तो आंसर इसका 26 जनवरी 1930 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर पे, तो इसको समझिए। सिर्फ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मेरा इसका नोबेल प्राइज का वीडियो आज ही आ जाएगा तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए रसायन विज्ञान 2023 के लिए नहीं दिया गया, ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं किसको नहीं दिया गया है, इसमें मॉर्टन मेल्डल को नहीं दिया गया, तो ब्रूस, मोंगी और एलेक्सी। अब इसको याद कैसे करना है सॉरी, इसको याद कैसे करना है? तो ऐसे कर लीजिए, मैगी खाइए, मैगी, ध्यान रखिए, तो मैगी को क्या करना है? मैगी लुई को लाइए, और ये क्या है? मैगी लाइए, एलेक्सी को दे। एलेक्सी को दे। देखिए मूलतः मेरा मकसद सिर्फ इतना है इस तरह की चीजें बताने का कि जो अभी चीजें नहीं याद आ रही है, इसमें क्या होगा, क्या आपको लग रहा हो कि ऐसा न्यूमेरिक्स क्यों बना रहे हैं? ये अभी बकवास लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में रहेंगे तो जब चीजें याद नहीं आएगी तो यही सारी चीजें आपको याद आएगी एग्जाम में। मैगी लाइए, दो चीज तो आपको ऐसे ही हो जाएगा कि मोंगी, लुई इब्रूस, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और एलेक्सी आप जाने रहे, एलेक्सा, एलेक्सी को ऐसे करके जोड़ लीजिए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए मैं बता दूं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा 1985 में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिर क्या हुआ, 1968 में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, लेकिन फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया? 1969 में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। इनमें से कौन 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे 2000 क्या है, इनमें से कौन 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति पुरस्कार, समझिए एक एक चीज को पकड़ना आपको। इसमें आंसर जो है नरगिस मोहम्मदी को है। देखिए ये अभी ईरान की जेल में बंद है, इनको 10 साल का सजा मिला हुआ। ये महिलाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आवाज बुलंद करने के कारण इनको क्या किया, इनको ईरान की जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि ईरान में एक रेवोल्यूशनरी पुलिस है। वो क्या करते हैं कि अगर महिलाएं हैं तो उनको पूरी तरह से अपने शरीर को ढक के चलना होता है, और ऐसे में अगर कुछ पाया जाता है तो उनको विरुद्ध एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसमें नरगिस मोहम्मदी है, तो शांति जहां है वो नरगिस है, नरगिस जहां है वहां शांति है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे रसायन का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? अभी हमने मॉर्टन न्यूटन वाला कर लिया है, तो अगला देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ठीक है, ये अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले क्या था, 1901 से 1968 तक 5 क्षेत्र था, लेकिन 1969 से क्या हो गया, 6 क्षेत्र में हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैटलिन कारिको को इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कैटलिन कारिको, देखिए कैटलिन कारिको को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन एक कैटलिन सिर्फ कैटलिन नहीं है, इसमें एक विशमैन भी है, ब्रूस विशमैन इनको बोलते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम विष जान ले, जो सांप वाला विष होता है, विशमैन जो है वो क्या हुआ, काट लिया कारिको को। किसको काटा? विशमैन ने काटा कारिको को, विशमैन ने काटा कारिको को। इस तरह से याद रखिए, निमोनिक्स याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। वर्ष 2023 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? 2023 में सम्मानित नहीं किया गया।
देखिए फर्स्ट 3 हैं, ये तीनों को याद रखिए, पियरे, क्राउच और एनी। ये तीनों को प्यारे, क्राउच, इन्हें आओ, प्यारे, क्राउच, इन्हें आओ, ऐसे याद करना है। ऐसे याद कर लीजिए, प्यारे, क्राउच, इन्हें आओ। तो ये तो चीजें आपकी मिल गई, ठीक है। तो इससे आप अपने याद कर लीजिए, ये आंसर आपका हो गया। और ड्रू विशमन किसके थे? मेडिसिन के थे। मेडिसिन में उनको मिला था कैटलिन कारिको को। देखिए मेरे शब्द को सुनिएगा, हैंडराइटिंग पे नहीं जाइए। हैंडराइटिंग तो आप मेरे शब्द को सुन के लिख सकते हैं, बस मेरा मकसद यह है कि आप तक सही चीजें पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर करिएगा। लगातार वीडियो आएंगे और आप लोगों को लाभ जरूर होगा, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? देखिए इन नॉर्वेजियन नोबेल शांति पुरस्कार द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल शांति समिति द्वारा। ध्यान रखिएगा इसमें मैक्सिमम पुरस्कार जो स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार सिर्फ नॉर्वेजियन के द्वारा दिया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता को सबसे अधिक उम्र में? 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। सबसे अधिक उम्र में जिसको मिलेगा तो कोई कम वाला भी होगा। तो सबसे अधिक में जॉन बी गुडेनफ है, और सबसे कम में कौन होगा? कल्याण सत्यार्थी के साथ किसको मिला था? मलाला को, मलाला यूसुफ जई, ये सबसे कम उम्र की है। कब मिला था इनको? 2014 में, ठीक है। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद नोबेल का जो प्राइज का जो वीडियो है वो आएगा, उसमें बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे और फ्लो चार्ट से सारी चीज़ें दी गई हो उसमें, तो आपको समझने में बड़ा आसान होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।